नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, दुनिया की एक बड़ी कंसल्टिंग फर्म है, बहुत मशहूर है, अर्नेस्ट एंड यंग, अमेरिका की है, अमेरिका बेस्ड है। वो कई मुल्कों को, वहाँ की इकनॉमीज़ को, उनको मशवरे देती रहती है वक्त ब वक्त। अभी डावोस स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सालाना इजलास हो रहा है और उसमें सभी मुल्क वहाँ पर अपने अपने नुमाइंदों के थ्रू शरीक हो रहे हैं। वहाँ पर इस कंपनी ने, अर्नेस्ट एंड यंग, EY शॉर्ट में बोलते हैं उसको, अर्नेस्ट एंड यंग ने एक रिपोर्ट बनाई है इंडिया एट 100, यानी उसके मुताबिक उसने कहा है कि जब भी हिंदुस्तान 100 साल का हो जाएगा, यानी ये बात है 2047 की, आज तो 22 है, अभी 25 साल उसमें पड़े हैं, लेकिन बकौल उनके जिस रफ्तार से हिंदुस्तान बढ़ रहा है उस रफ्तार से हिंदुस्तान 2047 में 26 ट्रिलियन डॉलर इकानमी बन जाएगा। 26 ट्रिलियन, हम आपको बता दें कि ट्रिलियन जो है 1000 बिलियन या 1000 अरब को कहते हैं। यानी 2047 में हिंदुस्तान की जो मईशत होगी वो 26,000 अरब अमेरिकी डॉलर की बन जाएगी। और उसकी वजह जो है उन्होंने बताई है, एक तो हिंदुस्तान का तालीमी मयार बहुत अच्छा है, दूसरे हिंदुस्तान यंग है, यानी यहाँ की जो जवान लोगों की आबादी है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इस लिहाज से यानी वो जो काम करने वाले हाथ हैं वो बहुत हैं, तालीम ज़्यादा अच्छी है, और जो मौजूदा हुकूमत है उसकी जो बिज़नेस फ्रेंडली और माशी इस्तिलाहत वाली पॉलिसी, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाली पॉलिसी है, इसकी वजह से अभी जैसे हमने कुछ रोज़ के बिल बताया था कि हिंदुस्तान की जो GDP है उसकी जो ग्रोथ है, ये अभी जो साल चल रहा है 22-23, यानी 31 मार्च 23 को जो ख़त्म होगा उसमें इसकी जो ग्रोथ का परसेंटेज रहेगा वो 6.9%, और वो पूरी दुनिया में सबसे आगे है। और हमने ये भी बताया था कि चीन की जो है मुश्किल से 3% बढ़ सकेगा, और अमेरिका तो 1.7% उसकी ग्रोथ रेट है, और बरतानिया तो रिसेशन में है, यानी मंदी की तरफ है। और मंदी उसे कहते हैं अगर लगातार 2 क्वार्टर किसी की जो GDP की रिपोर्ट नेगेटिव आए तो कह सकते हैं कि द कंट्री हैज़ fallen into a trap of recession। नाजरीन, हमने कुछ रोज़ के पहले आपको ये भी बताया था कि चीन में, क्योंकि उनकी पहले तो बहुत सख्त पॉलिसी उनकी थी कोविड के लिए, नो टॉलरेंस, एक केस भी होता था तो पूरे शहर को लॉकडाउन कर देते थे। उन दिनों एप्पल के आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन, हकीकत में वो कंपनी ताइवान की है, लेकिन वो जो है एप्पल कंप्यूटर्स अमेरिका की कंपनी की तरफ से चीन में आईफोन 14, आईफोन 13 बना रही थी। तो क्योंकि उन्होंने, सरकार ने एकदम सडनली उन्होंने एक लॉकडाउन कर दिया, तो वहाँ के मज़दूरों ने एहतजाज किया और हड़ताल की और फसादात हो गए। तो उसके बाद फिर एप्पल कंपनी ने सोचा कि हम ये जो ज़्यादा मैन्युफैक्चर है ना, अभी हम चीन से शिफ्ट करके हिंदुस्तान की तरफ ले जाए। पहले भी होते थे, लेकिन पहले वो हिंदुस्तान में 3 कंपनियां हैं जो एप्पल की आईफोन बना रही हैं यहाँ पर। तो उनको फिर कहा गया कि आप अपनी पैदावार बढ़ाएं। अभी क्या है कि कोई भी कंपनी कोई भी चीज़ बनाती है तो हर चीज़ वो इन हाउस प्रोड्यूस नहीं करती। अभी जैसे
कार की कंपनी है, तो कार की कंपनी को कार में जो टायर डालेगी तो वो अपना नहीं डालेगी, वो टायर कंपनी से लेगी। जो स्टीयरिंग डालेगी तो वो स्टीयरिंग बनाने वाली कंपनी से लेगी। गियर बॉक्स होगा तो वो गियर बॉक्स। तो ये ऐसे जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर होते हैं, उन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, वो अलग अलग पार्ट्स उन कंपनियों के अपने स्पेसिफिकेशन के मुताबिक उनको बना के देते हैं। उनको उस कंपनी का वेंडर कहा जाता है। अभी जैसे एप्पल की ये जो आईफोन हिंदुस्तान में बन रही है, तो इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक हिंदुस्तान में नहीं बनती। और पहले तो कोशिश की हिंदुस्तान में, जो जैसे फॉक्सकॉन है या पेगाट्रॉन है, उन्होंने कोशिश की कि हम हिंदुस्तानी कुछ मैन्युफैक्चरर को पकड़ के लाएं, उनके भाई आप बनाइए, हमें बना के दीजिए। लेकिन ये बात जो है ना, ये बड़ी टेक्निकल होती है और ओवरनाइट नहीं हो सकती। रातों रात किसी के पास इतना इल्म नहीं आ सकता कि वो दूसरे दिन वो कारखाना लगाए और वो चीज़ बनाना शुरू कर दे। तो फिर क्या हुआ कि यही फॉक्सकॉन कंपनी जब चीन में उसके जो वेंडर्स हैं, जिनसे वो पार्ट्स खरीदती है, जैसे उसकी स्क्रीन है या प्रोसेसर्स हैं, ये जब जैसे सेमीकंडक्टर तो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो बनाती है। तो ये चीज़ें जो है ना, सभी तो हिंदुस्तान में एकदम बन नहीं सकती। तो फिर फॉक्सकॉन कंपनी ने अपने जो उसके चीन में उसके जो वेंडर्स है, कुछ 14-15 है, उनको कहा कि आप सभी आ जाइए हिंदुस्तान में, इधर आके अपने कारखाने लगाइए, हम आपसे आप जितना भी माल बनाएंगे हम खरीद लेंगे। तो अभी इस वक्त हिंदुस्तान में आईफोन बनाने के लिए कई चीज़ें, मतलब उसके जो ओरिजिनल इक्विपमेंट है वो चीन से मंगवाने पड़ते हैं, तो उसमें फिर स्लो हो जाता है ये प्रोसेस। तो अभी वो 14-15 जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, उन लोगों ने भी अभी मतलब कारखाने लगाने शुरू कर दिए हैं हिंदुस्तान में। और फिर तकरीबन 6-12 महीने के अंदर फिर हम वो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट है उसके जो है इंपोर्ट करना बंद कर देंगे और हिंदुस्तान में हमें रेडीमेड यहीं से मिल जाएगा। और फिर इस तरह जो है आईफोन की जो मैन्युफैक्चर है उसकी रफ्तार या उसका जो रेट ऑफ मैन्युफैक्चर है वो भी बढ़ाया जा सकेगा। नाज़रीन, पहले ज़्यादातर हमने जो देखा है कि तालिबान वाले या उनकी तरफ से जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं या खुद तालिबान, अफ़गान तालिबान जो है, उनकी तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जाते थे। वो अफ़गानिस्तान से आते, पाकिस्तानी अफवाज या पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर हमला करते और फिर भाग के वापस अफ़गानिस्तान चले जाते। लेकिन अभी एक नई बात देखने में आई है। कल जैसे हुआ तो ईरान में, यानी बलूचिस्तान का पंजगुर ज़िला है, तो पंजगुर ज़िला जो है उसकी सरहद ईरान से लगती है। तो वहाँ पे आर्मी का एक काफ़िला आ रहा था, तो सरहद पार से यानी ईरान की तरफ से कुछ दहशतगर्द आए और उन्होंने आकर पाकिस्तानी अफवाज के उस काफ़िले के ऊपर हमला शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में 4 सिपाही हलाक हो गए। ये अलग बात है कि फिर पाकिस्तानी अफवाज ने रिटेलिएट किया, वापसी में उनके ऊपर गोलीबारी की, वो लोग भागने में कामयाब हो गए, लेकिन उनके भी 4 अफराद हलाक हो गए। अब ये बात जो है जाहिर है यूट्यूब पर वायरल हो रही है, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर हैं मोहतरमा आलिया शाह, उनका खासा चलता है चैनल, अच्छा खासा नंबर है सब्सक्राइबर का। उन्होंने कल एक प्रोग्राम किया इसमें, और उसमें उन्होंने एक अजीब बात कह दी। अजीब तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अजीब लगेगी पाकिस्तानियों को, वैसे वो है हकीकत में सच्चाई पे मुबनी। उसने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर चारों अतराफ से ममालिक जो हैं वो हमले कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर उम्मे मुसलमा से ताल्लुक़ रखने वाले, यानी अफ़गानिस्तान है
या ईरान है। लेकिन अगर किसी तरफ से हमारे ऊपर हमला नहीं होता तो वो है हिंदुस्तान, जिसको हम अपना 75 साल से दुश्मन मानते चले आए हैं। यानी हिंदुस्तान इज एन एक्सेप्शन विच डजंट प्रोमोट टेररिज्म। अच्छा, अब ईरान से हमारे ताल्लुकात क्या हैं, इसके ऊपर भी, इससे पहले कि मैं ये बात करूं, मुझे महसूस ऐसा हो रहा है कि अगर पाकिस्तान का कोई हमसाया इस वक्त पुरअमन नजर आ रहा है, पीसफुल नजर आ रहा है, कि जो पाकिस्तान पर हमले नहीं कर रहा, तो वो इंडिया है। मतलब हैरानी की बात है, आप ये सोचिए कि वो मुल्क कि जिसको हम कहते हैं कि दुश्मन है। लेकिन दुख की बात यह है कि पाकिस्तान में जनाब इमरान खान जो खुद वज़ीर आज़म रह चुके हैं, अभी ये इसीलिए तो उनको तालिबान खान कहा जाता है ना, क्योंकि वो हमेशा तालिबान के हकूक़ की बात करते हैं। अभी उन्होंने ये कहा है कि ये जो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर तालिबान की तरफ से या बलोच इंसर्जेंट्स की तरफ से हमले हो रहे हैं और हलाकतें हो रही हैं, तो इसमें सारा कसूर पाकिस्तान का है। बकौल उसके ये कसूर इस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमत है, और ये हकीकत में हुकूमत कहना तो गलत है, क्योंकि ये काम जो है ना, ये तो अफवाज का होता है, अफवाज ही रिटेलिएट करती हैं। तो इसका मतलब वो सीधे सीधे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, इसके लिए ज़िम्मेदार है। बकौल उसके जब ही 15 अगस्त 21 को तालिबान की हुकूमत आई अफ़गानिस्तान में, तो उस वक्त ये जो तालिबान पाकिस्तान के उधर उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे, तो वो वापस आ रहे थे पाकिस्तान की तरफ। तो मैंने उस वक्त ये मशवरा दिया था कि इनको फाटा में, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, फाटा जो है जिसे किसी ज़माने में इलाके गैर भी कहा जाता था, वहाँ पर हम उनको रिहेबिलिटेट करें, उनको और उनके ख़ानदानों को। लेकिन क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने इस बारे में कोई संजीदगी नहीं दिखाई, और इसके लिए वो जिम्मेदार सिंध की हुकूमत और बलोचिस्तान की हुकूमत करा देता है कि क्योंकि उसने पैसा नहीं निकाला। अरे भाई, सिंध क्यों दे तुम्हें पैसा? अगर तुमको करना है तो मरकजी हुकूमत करे ना उनको, सिंध क्यों देवे उसके लिए पैसा? बलोचिस्तान क्यों दे? उनके पास तो पहले भी जो उनकी कमाई है वो सब आज लेके जाते हैं। तो मतलब अभी इमरान खान ये कह रहा है कि क्योंकि ये जो हुकूमत है इसने उन तालिबान को रिहेबिलिटेट नहीं किया, इसीलिए तालिबान उसका बदला ले रहे हैं और पाकिस्तानी अफवाज के ऊपर हमला कर रहे हैं। और बकौल उसके अगर वो ये हमला कर रहे हैं तो वो इस हमले करने में जायज़ हैं। नाज़रीन, पंजाब की असेंबली तहलील हो चुकी है। अब वहाँ पर इंतखाबात होंगे और इंतखाबात के लिए उबूरी हुकूमत बनानी है, और उबूरी हुकूमत के लिए कायम मुकाम वज़ीर आला को मुंतखब करना है। और उसके लिए वैसे तो उसूल ये है कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ का लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और कायदे-ए-ईवान दोनों दो नाम देते हैं, फिर किसी एक नाम पे उनको इत्तेफाक करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि हमजा शहबाज यहाँ नहीं है और उसकी तरफ से कोई जवाब भी नहीं आया, तो फिर ये मामला चला गया स्पीकर के पास। तो स्पीकर ने दोनों से, मतलब चौधरी परवेज़ इलाही से और नून लीग से, दोनों से कहा कि आप 3-3 नाम दीजिए जो मिलकर बैठें और मतलब अपने लिए ये जो उबूरी हुकूमत के लिए वज़ीर आला के नाम का इंतखाब करें। तो अभी खैर कल जो है ज़रा देर से ही सही, लेकिन नून लीग वालों ने अपनी तरफ से 3 नाम दे दिए हैं और परवेज़ इलाही की तरफ से 3 नाम आ चुके हैं। और अभी 1-2 रोज़ के अंदर अंदर वो किसी न किसी नाम के ऊपर इत्तेफाक कर लेंगे और फिर उबूरी हुकूमत का कौन वज़ीर आला होगा पंजाब का 3 महीने के लिए, उसके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।